हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 980 नए मरीजों की पुष्टि। कोरोना के गुरुग्राम में 161 नए मामले सामने आए। वहीं पानीपत में 143 नए केसेस की पुष्टि हुई है। अंबाला में कोरोना के 109 नए मामले सामने आए। वहीं कुरुक्षेत्र में 104 नए केसेस की पुष्टि हुई है। पंचकुला में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए। इसी के साथ यमुनानगर में 97 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 3147 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,89,694 केस अब तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू होगी। सरकार ने गेहूं और सरसों की खरीद के व्यापक इंतजाम किए हैं। सरकार ने फसल खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है, जहां 7.5 लाख से ज्यादा किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किसानों को उनकी फसल मंडी में लाने के लिए समय के बारे में उनके मोबाइल फोन पर सूचना दी जाएगी। सरकार का दावा है कि किसानों को उनकी गेहूं का भुगतान 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा और अगर किसी वजह से भुगतान में देरी होती है तो किसानों को उस पर 9% का ब्याज दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही खरीद सीजन की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी। सीएम ने बताया था कि गेहूं, सरसों, जौ, दाल, चना की फसल का एक एक दाना सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। जौ, चना और दालों की एमएसपी पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा था ट्रांसपोर्टर को 48 घंटे के भीतर मंडी से फसल उठाने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई ट्रांसपोर्टर समय पर फसल नहीं उठाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हाई परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। साथ ही सीएम ने कहा कि उनकी सरकार में किसानों को एमएसपी पर दाम मिल रहे हैं और उनकी सरकार हमेशा किसानों के साथ है। सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री बरनाला रोड स्थित पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। हेलीकॉप्टर के पुलिस लाइन पहुंचने की सूचना पर किसान भी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस की ओर से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए। किसान हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी करते रहे। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के बाद भी किसानों ने काले झंडे लहराए और नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान पक्का मोर्चा स्थित धरना स्थल पर लौट आए। वहीं किसानों ने फिर से सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 126 दिनों से लगातार जारी, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को यह रिपोर्ट 19 मार्च को ही सौंप दी गई है। इसको लेकर कमेटी जल्दी प्रेस नोट के जरिए और जानकारी सार्वजनिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था। धनवत के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी समिति के अन्य सदस्य हैं। पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ मारपीट मामले को लेकर हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फतेहाबाद की सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद के भूना मोड़ से पुराने बस स्टैंड तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान रतिया के विधायक भी मौजूद रहे, लेकिन स्थानीय विधायक नदारद नजर आए।
झज्जर के अंबेडकर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने कांग्रेसी नेताओं का पुतला जलाया। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक रमेश कौशिक ने बताया कि कुछ किसानों को बरगलाकर उन पर हमला कराया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान ने कहा कि हमारे विधायक पर हुए हमले की भरसक निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र इसी तरह का है। उन्होंने पंजाब के विधायक पर जो हमला किया है उसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। पंचकुला में भी बीजेपी विधायक से मारपीट के मामले में बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इस मामले के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यमुनानगर में विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट के मामले में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जगाधरी अनाज मंडी गेट पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी युवा मोर्चा, यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिला अध्यक्ष राजेश तपरा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बीजेपी ने पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक के साथ की गई मारपीट के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका और राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला के नेतृत्व में सिरसा के बरनाला रोड स्थित हूडा चौक पर पहुंचे और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए पुतला फूंका। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी के विरोध की जैसे ही भनक किसानों को लगी, किसान भी हूडा चौक पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेवाड़ी के राजीव चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर कांग्रेस का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में अरुण नारंग की पिटाई के बाद काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस के इशारे पर हुआ है। करनाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरुण नारंग के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करके लोकतंत्र की हत्या की है और इसी रोष में हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हो सकती तो फिर आम पब्लिक की सुरक्षा कैसे होगी। फरीदाबाद के जिला मुख्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और विधायक सीमा त्रिखा ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही इसे पंजाब सरकार की साजिश बताते हुए कहा कि भोले भाले किसानों के हल पर सवार पंजाब के राजनीतिक लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए अरुण नारंग के साथ मारपीट की है। बीजेपी विधायक के साथ मारपीट के मामले में नारनौल में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में रोड मार्च कर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका गया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हमारे किसान ऐसा काम नहीं कर सकते, ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद किसान भी सड़कों पर उतरे। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं का कहना है कि यह बीजेपी का ही षड्यंत्र है। किसानों का कहना है कि बीजेपी आंदोलन को तोड़ने के लिए स्वयं षड्यंत्र रच रही है। सिरसा में लघु सचिवालय के बाहर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले 14 महीनों से आंगनवाड़ी सेंटर्स का किराया और 8 महीने से आंगनवाड़ी वर्कर्स को मानदेय नहीं दिया गया है, जिसके विरोध में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने को मजबूर हो जाएंगे।
पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक का इलाज के दौरान निधन हो गया। सोमवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगलवार को उनके पैतृक गांव आवली में पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल 13 मार्च को किताब सिंह मलिक छत्तीसगढ़ किसी काम से गए हुए थे। उसी दौरान सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि किताब सिंह मलिक साल 1982 में लोकदल की टिकट पर और 1991 में बतौर निर्दलीय गोहाना से विधायक रह चुके हैं। दक्षिणी हरियाणा में जल्द ही एक मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा रेवाड़ी शहर से सटे रामपुरा गांव में 150 मैट्रिक टन की ऑयल मिल का भी शिलान्यास किया जाएगा। इस बात की जानकारी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दी है। वहीं उन्होंने बताया कि पैक्स को जल्द ही कंप्यूटराइज किया जाएगा। सभी पक्षों के कंप्यूटराइज होने से लेनदेन में घपला भी बंद हो जाएगा। बनवारी लाल ने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के 100 पैक्स को लिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे सभी पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल्दी पैक्स के गोदाम और दुकानों के निर्माण की बात कही है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने असम में हैं। इस दौरान विपुल गोयल ने जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दौरे में शामिल हुई। विपुल गोयल ने असम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी में लोगों का विश्वास है। जनता ने बीजेपी के कामों पर मुहर लगाई है। बीजेपी बिना भाई भतीजावाद के काम करती है। साथ ही विपुल गोयल ने कहा कि देश की तरक्की का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने की जद्दोजहद के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। अब 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग टीकाकरण करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी कोरोना टीका लगवा सकेंगे। टीकाकरण के लिए एडवांस अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र वालों को ही टीका लग रहा था। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार ने स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल अब अप्रैल से नहीं खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 अप्रैल तक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि पहले 31 मार्च तक के स्कूल को बंद करने का ऐलान किया गया था। सोनीपत में एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांदल कला के सरकारी स्कूल में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विद्यालय में कोविड का डर खत्म होता दिख रहा है। स्कूल में न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि ज्यादातर टीचर कक्षा में बिना मास्क के नजर आते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बच्चे नीचे बैठकर परीक्षा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन विद्यालय के छात्र और छात्राओं के चेहरे पर मास्क नहीं नजर आया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार परीक्षा ड्यूटी न देने पर या कोताही बरतने वाले अध्यापकों और दूसरे स्टाफ के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं। विद्यालय बोर्ड ने बच्चों को नकल करने में मदद करने वाले शिक्षकों के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए हैं। साथ ही ये तय किया गया है कि जो ड्यूटी के दौरान कोताही बरतते हैं उन्हें अब मनपसंद जगह तबादला नहीं मिलेगा, बल्कि उनके खिलाफ नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ ही बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि कोविड नियमों का भी परीक्षाओं में पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंबाला में एक बार फिर से विद्यार्थियों की एनुअल फीस को लेकर विवाद छिड़ने लगा है। बता दें कि भारी संख्या में अभिभावक इकट्ठा होकर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एनुअल फीस के मुद्दे को लेकर मिलने पहुंचे। अभिभावकों ने बताया कि सिसिल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा उनसे जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर एनुअल फीस वसूली जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं और वो एनुअल फीस नहीं देंगे, जिसके लिए आज उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा है। अंबाला की नई अनाज मंडी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली फसल खरीद को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने 1 अप्रैल से सभी मंडी प्रशासन को गेहूं खरीद शुरू करने के साथ साथ मंडी में गेहूं रखने की व्यवस्था के आदेश जारी किए हैं।
वहीं किसानों की फसल के लिए उचित बारदाने और तिरपाल की व्यवस्था के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए। फसल खरीद की तैयारियों को लेकर मंडी सचिव का कहना है कि इस फसल के दाम सीधे किसान के खाते में जाएंगे और आड़तियों को 2.5% कमीशन भी दिया जाएगा। अंबाला में आड़तियों की एक बैठक भी की गई, जिसमें उन्हें सरकारी कायदे कानूनों से वाकिफ करवाया गया। आड़ती रविंद्र का कहना है कि सरकार जब आड़तियों को 2.5% कमीशन दे रही है और किसानों की फसल कीमत उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करने की बात कह रही है, तो फिर किसान की फसल की नमी के पैसे भी उनके खाते से काटें। पानीपत में एक अत्याचारी पिता का खौफनाक कारनामा सामने आया। दरअसल सीडब्ल्यूसी की टीम ने मंगलवार को एक बच्ची को हुडा सेक्टर 12 में भीख मांगते देखा तो उसे अपने साथ ले गए। बच्ची ने काउंसलिंग के दौरान सीडब्ल्यूसी को बताया कि उसके पिता उसे भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। साथ ही उसके 4 भाइयों को भी भीख मांगने पर लगा रखा है। बच्ची का कहना है कि उसने कई बार पिता का विरोध किया तो पिता ने उसकी दोनों बाजू पर कई बार जलती सिगरेट लगाई। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का कहना है कि बच्ची ने उन्हें बताया कि उसके पिता श्यामलाल बिहार के मूल निवासी हैं। फिलहाल पुलिस पिता की तलाश में जुट गई है और बच्ची को बाल सुधार केंद्र में भेजा गया है। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर ने राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया। दरअसल संदीप कुमार रोहतक के गांव सांगी का रहने वाला है और साल 2008 में फरीदाबाद रोडवेज डिपो में ज्वाइन किया था। हाल ही में संदीप सिंह ने सेंट्रल सर्विस प्रतियोगिता के तहत अपना 13वां मेडल हासिल किया। रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि हाल में ही सेंट्रल सिविल सर्विस के गेम हुए हैं। हमारे डिपो में संदीप कुमार कंडक्टर के पद पर कार्यरत है, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। पुलिस की क्राइम यूनिट फारूक नगर ने दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा किया। एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार शूटर ऋतिक और फ्रिंकू ने खुलासा किया है। अंबाला में हनी ट्रैप का मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहले युवाओं पर बलात्कार का आरोप लगाकर उन्हें फंसाया और फिर कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर रुपए की डिमांड की। इस दौरान महिला ने फंसाए गए लोगों से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। जबकि पीड़ितों का कहना है कि पहले ही महिला कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर 12 लाख रुपए ले चुकी है। पीड़ित युवकों ने अंबाला के एसपी हामिद अख्तर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद अंबाला पुलिस से महिला थाना पुलिस को साथ लेकर आरोपी महिला रिया बत्रा और उसके सहयोगी को डिमांड किए गए 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसने और गैंगस्टर रवि जागसी ने कुलदीप और फज्जा को फरार करने की साजिश रची थी और फज्जा को फरार करने में न केवल अहम भूमिका निभाई बल्कि दिल्ली पुलिस पर सबसे पहले उसने ही फायरिंग शुरू की थी। बाईस मार्च की देर रात फारूक नगर 2 युवकों का अपहरण कर हत्या को महज इसलिए अंजाम दिया गया। दोनों युवकों ने गैंगस्टर रवि जागसी के पक्ष में गवाही देने से मना कर दिया था। बहरहाल पुलिस ऋतिक और फ्रिंकू की क्राइम कुंडली को खंगालने में जुटी हुई है। अटेली में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अटेली में बदमाश दिन दहाड़े एक दुकान का शीशा तोड़कर फरार हो गए। इस दौरान दुकानदारों ने मौके पर बदमाशों की मोटरसाइकिल पकड़ी, लेकिन बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए। दुकानदारों का कहना है कि आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दुकानदारों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सिरसा पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान चोरों ने बताया कि वो अब तक 83 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए चारों आरोपी राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिरसा के पुलिस कप्तान भूपिंदर सिंह ने बताया कि पिछले काफी समय से डबवाली और कालावली क्षेत्र के खेतों में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात बढ़ रही थी, जिस पर सीआईए डबवाली और सीआईए सिरसा ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ा,
जिन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खेतों में लगे ट्रांसफार्मर को खोलकर उनमें से तेल फेंक देते थे और तांबे की कॉइल ले जाकर बाजार में कम रेट पर बेच देते थे। वहीं उन्होंने कहा कि जहां जहां इन्होंने वारदात कबूल की है वहां की पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। करनाल में विकास सदन के सभागार में मंगलवार को नगर निगम हाउस की बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट मौजूद पार्षदों की सहमति से पास किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर रेणु बाला गुप्ता ने की। बैठक में नगर निगम आयुक्त विक्रम भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बताया कि सभी वार्ड में विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले 44 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड को दिए गए थे और आने वाले दिनों में 1-1 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। महेंद्रगढ़ के अटेली विधानसभा के थाने के बाहर गुस्साए ग्रामीणों ने युवक का शव रख पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को किसी ने 100 नंबर पर कॉल करके झगड़े की सूचना दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि अटेली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की डंडों से पिटाई की, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मामले में उचित जांच की मांग की है। साथ ही मांग की है कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर में जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। टीएमसी का कहना है कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक पीएम मोदी अपने साथ पश्चिम बंगाल से सांसद शांतनु ठाकुर को ले गए, जो किसी भी सरकारी पद पर नहीं है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम गया। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को होनी है। दूसरे चरण के चुनाव में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने मैदान में हैं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया, लेकिन इस बीच क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा ने आरोप लगाया है कि उनकी कार पर हमला किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब वे चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान कार में तोड़फोड़। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी के टिकट से मोइना से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार के दौरान अशोक डिंडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। डिंडा को हल्की चोट आई है। डिंडा ने हमले को लेकर ट्विटर पर वीडियो और फोटो भी पोस्ट की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंगलवार को एम्स में सफल बाईपास सर्जरी हुई। दरअसल हाल ही में उनको एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। सीने में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति कोविंद को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को उनकी सफल बाईपास सर्जरी हो गई। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों की टीम को बधाई दी और राष्ट्रपति रामनाथ की सलामती और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। किंग्स 11 पंजाब इंडियन प्रीमियर लीग में 14वें सीजन में नए नाम और नई जर्सी के साथ उतरेगी। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को कुछ बदलावों के साथ नई जर्सी लॉन्च की है। जर्सी का बेस कलर रेड ही है, लेकिन उसके किनारों पर सुनहरे रंग की पट्टी भी बनी है। जर्सी के सामने के हिस्से में मुख्य स्पॉन्सर के नीचे शेर का एक प्रतीक चिन्ह भी बना है। पंजाब किंग्स की तरफ से जारी बयान के मुताबिक टीम इस सीजन में सुनहरे रंग का हेलमेट पहनेगी। रक्त चरित्र और नायक जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज खान का नाम सामने आया था। एनसीबी ने एजाज को लेकर अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि एजाज खान मंगलवार को राजस्थान से मुंबई लैंड हुए, जहां पर एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पंजाबी सिंगर दिलजान का सड़क हादसे में निधन हो गया है। सड़क हादसा मंगलवार को अमृतसर के करीब हुआ। सिंगर अमृतसर से करतारपुर जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। दिलजान के चले जाने से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है।